हेलो एवरीवन, हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2017 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिल सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो का अर्थ है। तो देखिए इसमें आ हो जाता है ऑप्शन अनुज, बा हो जाता है अग्रज, सा हो जाता है भ्राता और दा हो जाता है पितामह। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा यानी कि अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ है तो उसका अर्थ है अग्रज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन आ है अप्रत्याशित लाभ होना, ऑप्शन बा है अनायास सम्मान, ऑप्शन सा है आत्म प्रशंसा करना और ऑप्शन दा है गुण के विरुद्ध नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचरज शब्द का तत्सम रूप है। तो इसमें ऑप्शन आ है आश्चर्य, ऑप्शन बा है आश्चर्य, ऑप्शन सा है आश्चर्य और ऑप्शन दा है आशाचर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि आश्चर्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तपस्वी का तद्भव रूप है। तो देखिए तापसी, ऑप्शन आ हो जाता है, ऑप्शन बा है तपसी, ऑप्शन सा है तपासी और ऑप्शन दा है तपसी। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा यानी तपसी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचना है। तो इसमें ऑप्शन आ हो जाता है साहित्य लहरी, ऑप्शन बा हो जाता है प्रेम वाटिका, ऑप्शन सा हो जाता है दोहावली और ऑप्शन दा हो जाता है झरना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है साहित्य लहरी, यानी कि ऑप्शन राइट है। देखिए सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। और देखिए अगर इनके बारे में बात की जाए कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है तो रसखान की है, और देखिए दोहावली तो तुलसीदास जी की है और झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद चलते हैं अति लघु त्रिय टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हरिओत जी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए हरिओत जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। उन्नति का विपरीतार्थक शब्द हो जाता है अवनति और कृपण का विपरीतार्थक शब्द हो जाता है खर्चीला या दाता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखें, यानी कि संस्कृत रूप। तो देखिए सावन का हो जाता है श्रवण और देखिए किसान का हो जाता है कृषक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसू काव्य के रचयिता कौन है। तो देखिए आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखते हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें देखिए झरना हो गया, आंसू है, कामायनी है, प्रेम पथिक है, स्कंदगुप्त है और चंद्रगुप्त है। और देखिए कामायनी इनका महाकाव्य है और कामायनी के लिए इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आकाश से तारे तोड़ लेना अर्थ है असंभव कार्य करना। देखिए वाक्य प्रयोग देख लेते हैं कि विश्व कप में पाकिस्तान का भारत से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेने के समान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें और देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके तो आप अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य और पद में अंतर बताएं। तो देख लेते हैं गद्य और पद में अंतर इस प्रकार है। देखिए फर्स्ट नंबर पर हो जाता है गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है और देखिए जबकि पद में इन सब नियमों का बंधन नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए सेकेंड पॉइंट है गद्य में ले या सुर की भूमिका नहीं होती है जबकि पद में इसका विशेष स्थान होता है। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं गद्य में रस, छंद और अलंकार की कोई भी भूमिका नहीं है जबकि पद में रस, छंद, अलंकार के बिना कविता बनती ही नहीं है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन कार्य करते समय कागज़ और आँखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो देखिए लेखन कार्य करते समय कागज़ और आँखों के बीच की दूरी 12 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 12 इंच होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाएं। तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। देखिए वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें बीच में ठहरना होता है। तो कितना ठहरना होता है उस अकॉर्डिंग देखिए चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे हमने वाक्य को कंप्लीट कर लिया तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग चिन्हों का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पूर्ण विराम। देखिए इसमें प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। इसमें हम लोग पूर्ण विराम को सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए राम खाना खा चुका है तो उसके राम खाना खा चुका के बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखिए इसमें और भी है, देख लेते हैं। देखिए भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। देखिए हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया इसलिए देखिए विराम चिन्ह लग गया। उसके बाद पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए वाक्य पूरा हो गया और हमने क्या किया, पूर्ण विराम को लगा दिया, यानी हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा सा ठहरना। तो और उसका देखिए चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से होता है। जैसे आप लोग लगाते नहीं, जैसे राम श्याम आपने लिखा तो राम और श्याम के बीच में जो चिन्ह लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको अल्प विराम कहते हैं। अब देख लेते हैं अल्प विराम की परिभाषा। तो लिखते समय अथवा बोलते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं। देखिए शब्दों को पृथक करने के लिए देखिए जैसे शेखर, थोड़ा सा हम ठहरे, फिर उसके बाद राखी, नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे थे। तो देखिए शेखर और राखी के बीच में देखिए, उसके बाद राखी और नेहा के बीच में हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। किस चिन्ह का, तो अल्प विराम। अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रुकने के लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सब्जी वाला
आलू, टमाटर। अब देखिए सब्जी वाला तो एक शख्स हो गया, उसके बाद आलू, टमाटर, तो इसमें देखिए अल्प विराम, हम थोड़ा सा ठहरे, भिंडी, बैंगन आदि बेच रहा है, तो इसमें देखिए अल्प विराम हमने यूज़ किया है ना। फिर उसके बाद अर्ध विराम की अगर बात की जाए तो देखिए अर्ध विराम कुछ इस तरह से होता है, ऊपर से एक बिंदु होता है और नीचे देखिए अल्प विराम जैसा ही चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो ये सामान्यतः अर्ध विराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है, तब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तथा दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जाता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल है, स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब देखिए इसको कंप्लीट करना है तो इसमें हम और का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता, ठीक है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग अच्छे से जानते होंगे। देखिए प्रश्न पूछने हेतु वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो जब प्रश्न हमारा समाप्त हो जाता है तो हम उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देखिए जैसे बस कब छूटेगी, तो ये एक प्रश्न किया गया किसी से, तो देखिए प्रश्न चिन्ह लगाया गया। दुकान में कौन है, तो ये भी देखिए प्रश्न किया गया है, तो इसलिए प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित वाक्य को उदाहरण सहित समझाएं। तो मिश्रित वाक्य एक मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे घंटा बजते ही अध्यापक कक्षा में आ गए, सभी विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक का अभिवादन किया। अब देखिए मिश्रित वाक्य आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एक मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामासिक पद किसे कहते हैं? तो देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे देखिए पढ़ाई लिखाई, माता पिता, चाय नाश्ता, ये आपका क्या हो गया? ये सामासिक पद। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ स्वर को उदाहरण से समझाएं। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लग जाए वो कौन होंगे? तो वो दीर्घ स्वर होंगे। और देखिए जैसे उदाहरण देख लेते हैं बड़ा आ, और देखिए छोटी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ, ये आपके क्या हो जाते हैं? ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आज की सीरीज का लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद आपका देखिए 2017 का ये जो पेपर है ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। और हाँ 2017 का पेपर जब हुआ था तो पहली बार हुआ था, उसके बाद दूसरी बार भी पेपर हुआ था, तो हम दोनों बार के पेपर आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को पहले 2017 का पेपर चाहिए या 2018 का। देखिए कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए कहानी के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए कहानी हमेशा बच्चों को कैसी सुनानी चाहिए? तो शिक्षाप्रद। और जब शिक्षाप्रद कहानियाँ आप बच्चों को सुनाएंगे तो उसमें क्या होता है? उनमें नैतिक शिक्षा दी जाती है और बच्चों में नैतिकता का भाव उत्पन्न होता है। और बच्चों को कहानी के द्वारा आप कोई भी चीज़ समझाएंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाती है। उसके बाद देख लेते हैं कहानी के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन होता है। देखिए बच्चे सीख तो रहे ही हैं
और साथ में क्या होता है, उनको मनोरंजन भी मिल रहा होता है, वो मनोरंजित भी हो रहे होते हैं, यानी इंटरटेनमेंट भी वो कर रहे होते हैं और देखिए शिक्षा भी प्राप्त कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद देखिए कहानी के माध्यम से पढ़ाने पर बच्चे विषय में रुचि लेते हैं। देखिए अभी मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि देखिए बच्चों को शिक्षा तो प्राप्त हो ही रही है और साथ में उनको क्या हो रहा है, उनको मनोरंजन भी हो रहा है और उनका मन भी पढ़ाई में अच्छे से लग रहा है। उनको क्या लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम खेल रहे हैं। और हम लोग देखिए टीचरों का क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल में सिखा दें, और कहानी के माध्यम से तो बच्चे सीख ही जाते हैं। और देखिए 4 नंबर पर चलते हैं। कहानी शिक्षण की एक रुचिकर विधि है, बच्चे कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।